अच्छा चलें जी, ये अभी हम चले जाते हैं। कल फिर एक और बड़ा अहम केस है मरियम नवाज एवनफील्ड फ्लैट्स वाला, तो उसमें कोई सुना है बड़ी तब्दीली हुई है। उसमें जनाब एक कोई वकील प्रोसिक्यूशन नैब की तरफ से एक और यूट्यूबर वकील जो है वो आ रहे हैं। उसमें वो वकील हैं जो कि जब से पानामा केस शुरू हुआ है वो मुसलसल जो है वो अपना वीलॉग कर रहे हैं शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़। और ये इससे पता लगता है कि ये नैब के पास जो है वो कोई केस नहीं है, क्योंकि उस्मान चीमा साहब जो है जो कि उनको बड़ी हैवी फीस पे जो है वो उन्होंने स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट सदीक अजहर नाम है ना उनका, अजहर सदीक हाँ। हमारे दोस्त हैं, लेकिन इससे पहले वो उनका जो है बड़ी कोई इस तरह से लगता है जैसे कोई पर्सनल ग्रज है। वो उसके भी शायद रीज़न ये है कि जब 2008 में जजों के कुछ नाम गए थे, वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ, तो उन्होंने इसके नाम इन साहब के नाम पे ऑब्जेक्शन किया था। अच्छा चलें छोड़े ना वो, तो आप वो बड़ी नहीं, मुझे एक बात बताएं। मुझे खालिद साहब के दौर में पर्सनल ग्रजेस पे प्रोसिक्यूटर थे मेरा ख्याल है इरफान कादिर, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन करके जी इनका तो पर्सनल मामला है, ये ना बने। ये कोई एक मामला रहा है जिसपे रहा था कि कोई वकील जिसके साथ पर्सनल ग्रज हो तो वो प्रोसिक्यूटर नहीं हो सकता। कोई इस तरह का मामला है मेरा ख्याल है। उसमें देखिए इसमें तो बायस एस्टेब्लिश है ना उनके नहीं, लेकिन नासिर साहब मुझे बताएं, नैब की ये चॉइस के सरदार मुजफ्फर की जगह, बरबाने की जगह अजहर सदीक जो हैं उनको लेके आ रहे हैं, तो ये किस चीज़ का उनको मतलब ऐसी क्या गिदड़ सिंगी लेके आ रहे हैं वो? देखिए नैब को इख्तियार तो है कि वो किसी को भी एंगेज करे, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि एक बंदे की बायस एस्टेब्लिश है उसको क्यों एंगेज करें। वो अपने आप को खुद कोर्ट में ले जाके कल आपको पता लग जाएगा जो कुछ कल होगा उनके साथ। इसमें मतीउल्लाह जान का कमेंट लेने के बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ। मतीउल्लाह, ये जो नैब ने जो इतलात हैं अभी तक मुबैना तौर के ऊपर, अजहर सदीक एडवोकेट जो है वो नैब इस एवनफील्ड केस में उनको हायर कर रहा है। हम देखें तो वकील काफ़ी तब्दील होते रहे। इधर से मरियम नवाज़ की तरफ से भी पहले ख्वाजा हारिस थे, और वो चलें वो दूसरी मुख्तलिफ थी, अमजद परवेज़ थे। अमजद परवेज़ फिर नहीं आ सके कोरोना की वजह से, वो बीमारी की वजह से तब्दीली आई, इरफान कादिर साहब आ गए। अब यहाँ से भरवाना या दूसरी जो प्रोसिक्यूशन टीम है उसके अंदर सदीक अजहर आ रहे हैं, कैसे? देखें इस वक्त तमाम मामलात पे साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान भी कादिर हैं और अज़हर भी सादिक और अमीन है। तो वो माशाल्लाह से वो मेरे ख्याल में ये एंड गेम है, और अज़हर सदीक साहब को किसी पुरानी खिदमात के बायस जो है वो यकीनी तौर पे उनको भी एक कंपनसेट करना ज़रूरी था। तो अज़हर सदीक साहब तो वकला तहरीक में आपको याद होगा बड़े भरपूर अंदाज से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ चले, और एंड टाइम पे कहीं से कुछ इशारा हुआ और वो छलांग मार के जो है वो दूसरी कश्ती में अमीर डोगर साहब की कश्ती में बैठ गए। फिर उन्होंने एक जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के नाम से एक NGO भी बनाई, और वो पैनल भी अभी तक चल रहा है। और जुडिशल एक्टिविज़म जो है उसका उन्होंने एक किस्म का वो नाम तो उनका जुडिशल एक्टिविज़म पैनल था, मगर उस वक्त उनका मकसद था जुडिशल डीएक्टिव की जाए, जुडिशल एक्टिविज़म को डीएक्टिव किया जाए। तो उनका तो एक पस मंज़र है, और बहुत से लोग उनकी बाइसेस के हवाले से भी बखूबी आगाह हैं। लेकिन ये क्या फ़ैसला है वैसे, आपस की बात है, पता नहीं वो क्या करेगा? बात यह है कि अगर नैब के पहले वाले वकला कुछ नहीं कर सके तो अब अज़हर सदीक साहब को लाने का मतलब है कि नैब ने हथियार फेंक दिए हैं। हाँ जी, मैं चूँकि एक छोटा सा मशवरा जल्दी से दें। वो मशवरा ये है कि अज़हर सदीक साहब बहुत मतलब हमारे भी दोस्त रहे हैं। मैं उनसे मेरा मशवरा ये कि अब जब कल आर्गू करें, अगर इंगेज हुए हैं तो एज ए प्रोसिक्यूटर, तो फिर वो सॉलिड बात करें, हेयर से नहीं बात करें। बड़े अच्छे केसेस इकबाल ज़ैद अहमद के केस में रहे हैं, वो मलिक रियाज साहब के केस बड़े केसेस में रहे हैं। ऐसी बात नतीजा क्या निकलता रहा है? नतीजा इकबाल ज़ैद अहमद क्या हुआ उनको, लेकिन उनके ताल्लुकात तो अच्छे हो। हाकिम निसार साहब को देखें बड़ी जोर से अज़हर सदीक साहब जो हैं वो उनको इस वक्त लाया गया है, जबकि मैं आपको बताऊं कि जो वहाँ पर हाई कोर्ट की बीट करते हैं ना जो रिपोर्टर्स वगैरह, वो उनका ये ख्याल था कि शायद इस जजमेंट पे, जो इस हेयरिंग पे जजमेंट रिज़र्व हो जाएगी और शायद
मरीम नवाज शायद बरी हो जाएं, क्योंकि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं नैब के पास कुछ नहीं। और कुछ बाज़ लोगों ने वैसे मतीउल्लाह जान ने अपने तबसरे में कहा है कि 17 फरवरी बड़ी अहम तारीख है, टाइम लाइन तो इस तारीख को एडजर्न करने के लिए भी तो नहीं एक टैक्टिक इस्तेमाल कर, जी मैं आया हूँ मुझे तैयारी चाहिए, 2 महीने के लिए केस मुलतवी हो जाए। डेफिनेटली इसी तरह ही होगा। वो अब नया बंदा आया, वो अपना वकालतनामा देगा। और ये देखें कुछ लोगों ने तो मरीम नवाज के केस की टाइम लाइन भी जो है वो बना ली थी कि जी अभी हमने टाइम शायद कंक्लूड हो जाए। और ऐसे मौके पर देखें, इससे पहले इन्होंने सबसे पहले जो है वो सरदार मुजफ्फर जो है वो इसमें पेश हुए। मैं आपको बताता हूँ कि कितने प्रोसिक्यूटर, जहाँ ज़ेब भरवाना साहब आए, अकरम कुरैशी साहब आए, फिर उस्मान चीमा साहब आए। जब उस्मान चीमा साहब आए तो मैंने किसी से पूछा कि आप उस्मान चीमा साहब को लेके आए, जो सरदार मुजफ्फर जो हैं वो तो इस केस से फैक्ट से बड़ी। उन्होंने कहा जी ये चूँकि जो है ना ये ज़रा इनकी इंग्लिश अच्छी है तो इस वजह से हम इनको लेके आए कि आमिर फारूक साहब को ये अच्छी तरीके से सेटिस्फाई करेंगे, उनको ज़रा असिस्ट करेंगे। अच्छा। और अब अचानक ही जो है वो हमारी तरफ वो ऐसा कौन सा नुक्ता आप समझते हैं कि मतीउल्लाह जान 17 फरवरी कल जो है वो ऐसा कौन सा नुक्ता है जो हलक की हड्डी बन गया है नैब की के जिसके ऊपर ये खलबली मच गई है? नहीं, मैं बताता हूँ, नुक्ता तो बड़ा ही अहम है। सबसे पहले तो वो ट्रस्ट डीड का मामला था, बिल्कुल ठीक, जिस पे जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने साफ साफ कह दिया है कि वही 2 बंदों के दरमियान एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, उसने कहीं रजिस्टर भी नहीं होना, ना यूके के किसी इदारे में रजिस्टर होना है। और वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट में दस्तखत वो दोनों बंदे मान रहे हैं कि हमारे हैं, तो नैब कौन होती है उसको जाली करार देने वाली, जब दोनों दस्तखत करंदगान कह रहे हैं कि हमारी दस्तखत हैं। और जहाँ तक डेट्स का ताल्लुक है, तो डेट्स जब प्राइवेट बंदे कोई भी मुआहदा करते हैं तो वो दोनों इत्तफाक से तय करते हैं कि ये कौन सी तारीख से मौसर होगा, कोई भी तारीख डाल सकते हैं। और अगर वो तारीख बाद की भी है तो ये कहना कि उस तारीख में फ़ॉन्ट नहीं था और इस तारीख में फ़ॉन्ट था, फ़ॉन्ट तो फिर भी वो कहते हैं कि जी अवेलेबल था। फ़ॉन्ट तो बहुत सारे इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें फॉर्मली आने से पहले अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये एक मोड़। और सबसे बड़ी बात यह है कि मरीम नवाज़ का लिंक नैब जो है अभी किसी डॉक्यूमेंट से, टाइटल से नहीं साबित कर सकी कि मरीम नवाज़ बेनिफिशियल ओनर थी या ओनर थी, मालिक थी। और फिर नवाज शरीफ ने अगर कुछ उस पर इल्ज़ाम था भी तो इसमें मरीम नवाज़ कैसे आपने लिंक कर दिया कि मरीम नवाज़ जो है उनको आप सज़ा सुना दें? तो क्या कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तो मेरे ख्याल में तो अगर अजहर सदीक साहब ने तारीख ना मांगी, अगर उन्होंने अजहर सदीक साहब ने तारीख ना मांगी, जो मोस्ट प्रॉब्ली वो मांगेंगे क्योंकि उनको वैसे भी केसेस तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, तो फिर वो अगर उन्होंने तारीख मांग ली तो फिर यही होगा कि अगली तारीख हफ्ते डेट बाद की मिल जाएगी। मगर फिर कम की डेट नहीं मांगेंगे। और दूसरी बात यह है कि अजहर सदीक साहब को इस वक्त मौके अदालत वकील तब्दील करने के हवाले से क्या ये अदालत की इजाज़त चाहिए होती है कि नहीं चाहती? एक बंदा अदालत की इजाज़त नहीं चाहिए होती, लेकिन नैब जो है वो एक सरकारी इदारा है, उसने 5 जो है वो लॉयर्स चेंज किए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स, और कम से कम 10-10 लाख रुपया उनको फीसेस दी हैं। ये आवाम के टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को और ऑडिटर जनरल जो है वो उसको नोटिस देना चाहिए। एक तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी नहीं आते और इन्होंने ये टैक्स पेयर्स के पैसे हैं और ये बगैर किसी रीजन के 2-2 महीने के लिए आप जनाब स्पेशल प्रोसिक्यूटर मार्केट से उठाते हैं, उनको 10-10 लाख रुपए देते हैं। अच्छा, वैसे मलिक साहब ये अजहर सिद्दीक साहब जो इस वक्त लेके आए, ये इनको लाने का मकसद ये है कि ये अजहर सिद्दीक साहब जो है वो जजेस के खिलाफ जो रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आते हैं, ये एक इस तरह का ये मोरा है और ये एक आप समझे कि ये एक समझे एक प्रेशर पुतली है, एक प्रेशर ये मेरा जो ख्याल है कि इस वक्त ये जो है नैब ने इनको यहाँ पर लेके आना, उनके जो तुर्कश में जो आखिरी तीर था उसको लाया गया है ताकि बेंच जो है तरकश का में जो तीर था तो उसको, ताकि जो है वो जो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, जो जुडिशल प्रोसीडिंग जो है उसको थोड़ा सा उसको उस पे मैनिपुलेट किया जाए, प्रेशराइज करना चाहते हैं बेंच को। अच्छा, वैसे साबित होता है नैब गठजोड़ का जो इल्जाम लगता है। हाँ। देखें, अली जफर को वकील किया खुर्शीद शाह केस में। मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपको यही कहना, मैं आपके पास बड़े एक्सप्लोसिव मटेरियल है इस हवाले से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम देखते हैं कि हुकूमत अपनी जो जिनको इतनी बड़ी टीम लॉयर्स की रखी हुई है, प्रोसिक्यूटर नैब के अंदर हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अंदर है, लेकिन हम ये देख रहे हैं एक नया ट्रेंड आ रहा है कि हर बड़े अहम मुकदमे के अंदर बाहर से वकील कर लिया जाता है। जैसे अभी मुनाल वाले केस के अंदर भी एक और वकील, वो रूडा के अंदर भी एक और वकील,
तो ये क्या है मतलब हर तरीके तो और हालांकि इस पे एक फैसला भी है अदालत का। नहीं वो चीज़ें हैं, फिर केसेस अब बगैर रजिस्टर के लग रहे हैं। ये भी बंदयाल साहब के दौर में हमने नई चीज़ एक रियायत देखी है। ये बंदयाल डॉक्टर हैं जैसे वो गुलजार डॉक्टर। मतलब है ये अब बंदयाल साहब को देखना होगा कि क्या रजिस्टर केस होता नहीं, रजिस्टर यही तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार पे मतलब इल्जाम किस लगता है। वक्त क्या कह रहे हैं आप, मतलब है कि केस रजिस्टर नहीं हुआ। मिसाल दे के वाजे करें ना, बगैर नंबर के कौन कौन से केसेस अभी लगे हैं? रावी डेवलपमेंट वाला लगा हाँ। केस, उन्होंने बेंच वाले बल्कि जजेस हैरान के यार हमारे पास किस बेंच में लगा था? इजाजुल हसन साहब के। अच्छा इसके देखें बंदयाल साहब आए हैं, सबसे जो क्रिटिकल केस हैं वो इजाजुल हसन साहब के पास लग रहे हैं और गालबन वो एडमिन जज भी बन रहे हैं। ये भी वो तो सीनियर पीओ ने जज नहीं होता, एडमिन बेंच नहीं, वो चैम्बर 1 जो चीफ जस्टिस की डिस्क्रिशन होती है और तभी तो बंदयाल साहब ने अपने जजमेंट में कहा कि चीफ जस्टिस को ही इख्तियार है, वो मास्टर ऑफ रोस्टर है, वो जो मर्जी चाहे। और अगले हफ्ते भी सुना है काई साहब के बेंच दो रुकनी बनाया। अगर इंसाफ की बात है तो जज चीफ जस्टिस से ये चीज़ भी पूछी जानी चाहिए कि जो बेंचेस की कंपोजिशन है उसमें क्या वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो रही है। मतलब ये है कि बेंचेस की कंपोजिशन फिर जस्टिस काजी फैसा और हमने तीसरा सुना यही जो- था कि सीनियर पीओ ने जज ही एडमिन जज होता है। नहीं वो मेरा ख्याल है लेकिन वो थे ये भी तो हो सकता है कि अनवर रईस जमाली साहब थे तो उन्होंने हानी साहब को लगा ये लाइक माइंडेड जजेस को अब होता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ये तो चलता है। बगैर नंबर के मुकदमात एक मखसूस बेंच के ही सामने क्यों लग रहे हैं? ये मनाल नहीं- वाला भी बगैर नंबर के आज इजाजुल हसन साहब के देखिए, सामने लगा, इससे पहले रूडा वाला भी इजाजुल हसन साहब के सामने लगा। तो ये इसके खैबर पीछे कौन पख्तूनख्वा है? में जो वो इलेक्शन वाला हाँ, इलेक्शन वाली। ये अब पता नहीं कि बंदयाल साहब जो क्रिटिकल मैटर हैं वो इजाजुल हसन साहब के बेंच में भेज रहे हैं। ये अब उनकी मंतक कहते हैं चीफ जस्टिस के पास ये सवाबदीद है, वो जो मर्जी चाहे जिसके भेज दे। तो उन्होंने सवाबदीद इस्तेमाल करते हुए ये किया। लेकिन ये जो रजिस्टर बगैर नंबर लगी हुई है रावी डेवलपमेंट वाला केस और ये लगना, इस पे सवाल उठते हैं कि मुनाल वाला ये क्यों हो रहा है, ये वजह क्या है? तो मुनाल में एक और भी तो सिलसिला चल रहा है ना मतीउल्लाह जान, वो सुना है वहाँ पे कुछ लोग पहुँच गए और फिर उन्होंने कहा कि आ रहा है, और ये क्या कहानी है? वो आपकी दानियाल से कोई बात हो रही थी? हाँ, वो एडवोकेट साहब और दूसरे ज़राए से मालूम हुआ है कि आज सुबह मोनाल इंतज़ामिया बड़ी पुरुमीद थी कि उनका केस जस्टिस इजाजुल हसन साहब के सामने लग गया है, तो अब तो स्टे हुआ ही हुआ और बगैर नंबर के भी लगा हुआ था। तो वो बड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे और सुबह सवेरे 100 के करीब बंदा ज़राए के मुताबिक वहाँ पे मोनाल इंतज़ामिया ने इकट्ठा कर लिया। मुद्दा ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मज़ीद जज जस्टिस आमिर फारूक जस्टिस मोहसिन ख्यानी ने कहा था कि जो सिंगल जज चीफ जस्टिस अतमनुल्लाह का हुक्म था कि भाई आप सामान निकाल के उसको सील करें, वो तो सामान निकाले बगैर आपने सील किया था। तो अभी आप पहले सिंगल जज के फैसले पे अमल करें, सामान निकालें और फिर उसे सील करें। उससे पहले जनाब वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, जस्टिस इजाजुल हसन के सामने केस लग गया और वो इस उम्मीद से कि आज स्टे सुप्रीम कोर्ट दे देगी, वो 100 बंदे इकट्ठे कर लिए और बाद में अंदर भी घुस गए, ज़राए के मुताबिक अंदर घुस के बैठ गए। और वाइल्ड लाइफ वाले जो लोग थे उनको कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे ऑर्डर ख़त्म कर दिए हैं। वो वीडियोस भी आ गई हैं कुछ सोशल मीडिया पे। वो वीडियो जो है आप इसके साथ ही हम वो वीडियो भी जो है वो टैग करेंगे इसमें, वो आप देखिएगा। वो ऑर्डर ख़त्म हो गए हैं और अब ये हम टेक ओवर करेंगे इसको। और इस तरह की गलत बयानी की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, झूठ बोला जा रहा था लोगों को, और यकीन हो या कोई इतला हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके झूठ बोला जा रहा था। चले मलिक साहब आप सही कह रहे हैं। बेल मैटर थी, बंदे की डेथ हो गई, 2 साल बाद केस लगा सुप्रीम कोर्ट में, ये भी हुआ। तो ये भी देखे जेल पटिशन ने 2016 की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो मुनाल का केस है वो तो अगले हफ्ते के लिए अर्जेंट कर दिया, स्टे नहीं दिया उन्होंने, स्टे नहीं दिया। तो वो किस उम्मीद पे 100 बंदा वहाँ जाके घुस गया? तो इसके अच्छा ये मुनाल के साथ कोई और भी कोई जमीन भी तो अटैच्ड है, वो कहानी तो नहीं कोई नासिर साहब? वो क्या है? देखिए वो नेवी का क्लब है जी, नेवी का गोल्फ कोर्स है 8,000 और नेवी का गोल्फ कोर्स नहीं जो वो एक जजमेंट में वो ये दूसरा है। वाले जरा बताते हैं तो मैं बता देता हूँ। नहीं इनके जुबानी नहीं सुन यार, नासिर साहब को बोलने में क्या मतलब है? नहीं हाई कोर्ट का ऑर्डर था ना, दो केसेस, दो चीजें थी 8,000 एकड़ सर, 2 चीजें थी ना, सिंपल जी गल है। सर 2 चीजें थी, दो पिटिशनें इकट्ठी डिसाइड हुई हैं, एक ही जजमेंट आई है उनकी। एक तो नेवी का गोल्फ कोर्स था, वो उन्होंने इलीगल गोल्फ कोर्स कितने एकड़ के ऊपर? नहीं, गोल्फ कोर्स जो है वो तो है जो मोनाल के साथ जो ऑर्डर जो उन्होंने इलीगल डिक्लेयर किया था, वो जो आर्मी की जो मवेशी पाल जो डायरेक्टरेट है ना, जो फार्म लैंड जो है जिसके पास, उसके कोई 8,064 एकड़ जो है ज़मीन थी, उसका जो दावा था कि ये हमारी है। तो उन्होंने कहा कि ये अब नेशनल पार्क का हिस्सा
बन चुकी है। तो वो जो 1910 का चरागाह बनाई हुई थी उन्होंने अपने कागजों में, तो हाँ जी जी, तो वो वाला नोटिफिकेशन भी कौन सा नासिर साहब? रेमोंट वेटरनरी एंड रिफॉर्म्स डायरेक्टोरेट है ये, जनरल हेडक्वार्टर्स बताया जा रहा है कि अभी कापी तो नहीं मिली मुनाल वाले में, लेकिन स्टेटस को उन्होंने कहा कि मेंटेन रहेगा। अब स्टेटस को की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है कि क्या नहीं, आर्डर नहीं, लेकिन स्टेटस को उन्होंने कहा है कि स्टेटस को आईसीए ने एक इंटरम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा, स्टे नहीं दिया। अब स्टेटस को की इंटरप्रिटेशन क्या है? को यही चीज है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट से वो अंदर बैठ गया, वो अब अंदर बैठे रहेंगे, इसका मतलब सील टूट गई है। अब ये स्टेटस को है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट बजाय तासुर ये मिल रहा है कि इनको पहले से आइडिया था स्टेटस को मिलेगा, इसलिए पहले से ही सील तोड़ के अंदर बैठ गए। अब स्टेटस को का मतलब है कि बनाल की इंतजामिया अंदर रहेगी, सील टूटी हुई है। तो ये तासुर ये दे रहे हैं, और गलत तासुर है कि सुप्रीम कोर्ट मिली हुई थी मोनाल इंतजामिया के साथ, और इसलिए जो ही उन्होंने ये स्टेटस को दिया वो अंदर घुस के पहले से बैठ गए। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक पेशबंदी की होगी, हो सकता है। मलिक साहब भी खानों की बात क्या मैं कह रहा था कि वो टेस्ट बर्ड्स की मैं बात कर रहा था, वो असल में नहीं उनको अच्छा चलें, छोड़ें, बहुत वो लंबा। मुनाल वाले खाने भी बड़े तो अच्छे। अच्छा यार, एक एक दो लफ्ज मुझे इस बात पे बता दें। अटॉर्नी जनरल ने फिर एक खत लिखा है, हाँ, उस बारे में क्या कहेंगे आप कि ये खत लिखना चाहिए फॉरेन जुरिस्डिक्शन के एक डॉक्टर को? कयूम साहब दोबारा उन्होंने डॉक्टर जो क्या नाम था उनका यार, आप सवाल करके लिख रहे हैं। डॉक्टर लॉरेंस, नहीं, फयाज शॉन ने, फयाज शॉन तो डेविड उनके, आर लॉरेंस, हाँ फयाज डेविड शॉन, रमेश लॉरेंस, जिसके बारे में कहा गया ये हिंदू डॉक्टर है। उनको उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने एक लेटर लिख दिया है, और उस पर उन्होंने ये कहा है कि जो डॉक्टर, वैसे अटॉर्नी जनरल ने गलत नहीं किया कि हिंदू डॉक्टर को खत लिख दिया, क्योंकि ये कह रहे थे कि हिंदू डॉक्टर है उनका। नहीं ये देखें, ये हमने करेक्शन करने लेटर 2 लिखे गए हैं, एक डेविड लॉरेंस को भी और एक फयाज शॉल को भी लिखा अच्छा, है। उसको भी लिखा है, ठीक है। इनके पास ड्राफ्ट एक ही आया है। हाँ, फयाज नहीं, उन्होंने जो मेंशन किया है ना कि जो फयाज जो है ना डॉक्टर, उनके अंडर ट्रीटमेंट है नवाज शरीफ साहब, और जो उन्होंने जो उनकी एवेल्यूशन की हुई है ना, वो कहते हैं ये दिस इज़ नॉट अ मेडिकल रिपोर्ट, ये उनकी एवेल्यूशन है। तो लेटर ये लिखा गया है कि आपने चाहिए था। जो लेटर लिखा गया है वो ये है कि वो उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं होता कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत कैसी है। तो इसको क्लैरिटी को ख़त्म करने के लिए हम एक अटॉर्नी जनरल क्यों खाते हैं? अटॉर्नी, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं ना कि ये प्रेस्टिजियस ऑफिस है, अटॉर्नी जनरल को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कैबिनेट का डिसीजन है, लेकिन हम तो पहले दिन लिखे ये है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो किसी प्राइवेट डॉक्टर को ख़त नहीं लिख सकता, चाहे कैबिनेट का डिसीजन है चाहे गवर्नमेंट का। एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के लिए अटॉर्नी जनरल को बीच में लाना चाहिए। एक अटॉर्नी जनरल को हुकूमत ये नहीं कह सकती। वो सुना था हमने कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का तो शायद अटॉर्नी जनरल टू अटॉर्नी जनरल जा सकता है, उसके तहत करें, अटॉर्नी जनरल टू गवर्नमेंट करें, लेकिन अटॉर्नी जनरल टू सम प्राइवेट डॉक्टर आगे कहेगा हु आर यू, फिर आप क्या करेंगे? और वो भी फॉरेन जुरिस्डिक्शन का, और उसमें आपने लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट दे दिया, वो उनकी जुरिस्डिक्शन में आती ही नहीं है। बात ये है कि एक तो कैबिनेट का वो था, और दूसरा ये था कि ये हुकूमत देखे ना, ये तो माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन शुरू से ही कर रही है। हाँ जी, साहब सर मैं तो कह रहा हूँ कि आप देखें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक ही ख्वाहिश है कि जी शहबाज शरीफ जो है ना उसके ख़िलाफ़ रोज़ कुछ ना कुछ होना चाहिए, और जहांगीर तरीन, क्योंकि ये मुतबादिल हैं। इस्टेब्लिशमेंट कहीं मेरे मुतबादिल इन दोनों को ना ले आए। नवाज शरीफ से मसला नहीं है, वो अब फंसाना शहबाज शरीफ को चाह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब को मुनासिब है कि वो रिक्यूज़ कर दें। रिक्यूज़ करते हैं, बिल्कुल जी। हसनात साहब का और लोगों का कहना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस को इस किस्म के मामलात के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए कि क्या हुक्म मेरे आका वाली बात नहीं करनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ऑफिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है उस हवाले से। और आज हमने बहुत सारी बातें जो हैं, क्योंकि पैनल बहुत बड़ा था, तवालत के लिए माजरत, तो फैसल वाउडा का केस 62(1)(f) के हवाले से लाजमी तौर पर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, और अब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट बार को शायद इल्ज़ाम ना दे सकेंगे वो चोरों के दरवाजे खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रही। और उसके साथ जो है ये मुनाल वाला मामला, ये वाक़तन बहुत ही सस्पिशियस रुख इख्तियार कर गया है कि एक दिन जिस दिन अभी बग़ैर नंबर के पिटीशन लगे, और उसी दिन कुछ लोग बड़ी तादाद के अंदर उस मुनाल अदालती हुक्म के बावजूद वहाँ घुसकर बैठ जाएं, और फिर ये खबर है कि स्टेटस को बरकरार रखा जाए। ये मामला खासा शेडी लगता नजर आ रहा है, जबकि अभी अदालत ने कोई सिर्फ नोटिस जारी किया। सिविल जजों के लेवल पे तो सुनते थे पार्टियां मिली होती थी और स्टेटस को लेके आ जाते थे कब्जे करके। अब बहरहाल ऐसा नहीं होगा, आप देखिएगा हमारी सुप्रीम कोर्ट उसका बहुत सख्त इदारे के नोटिस है। राय के साथ
मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, लेकिन मुझे अपनी सुप्रीम कोर्ट पे बड़ा एतमाद है। देखिएगा आप, हमारी सुप्रीम कोर्ट इस पे आपकी राय बहुत से मुत्तफिक नहीं है बहुत सख्त रिएक्शन जो है आएगा अदालत की तरफ से। नासिर साहब तो बहरहाल जी, और फिर इसके बाद ये दोनों सब ये जो है ना इस वक्त वो कर रहे हैं कि हिट एंड रन वाली सूरत हाल, क्योंकि लाइट गिरती जा रही है ना। और कल जो है वो मरियम नवाज़ एवनफील्ड फ्लैट केस बहुत अहम कल की समात जो है वो मेरे साथी दोस्तों का कहना है, हम भी देखेंगे, आप तक फिर पहुंचाएंगे। शाराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। लाने के बाद सर्दी बढ़ गई है। सारे कुकर